अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एफएससी बायोलॉजी सेकेंड ईयर न्यू कोर्स का जो यूनिट नंबर 13 था होम्योस्टेसिस फर्स्ट चैप्टर, उस पर तमाम लेक्चर्स हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम यूनिट नंबर 14 यूरिनरी सिस्टम पे हमारा एक लेक्चर होगा, फर्स्ट लेक्चर जो हम डिस्कस करेंगे। तो इस पूरी सीरीज़ को आप फॉलो करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास जो सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिट नंबर 14 की एग्ज़ाम में वेटेज के एतबार से बात करें तो बोर्ड एग्ज़ाम में एक MCQ आएगा, यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और पेयर की बात करें तो पेयर इस चैप्टर का 14 + 24 के साथ है। एवोल्यूशन वाला चैप्टर है, काफ़ी इजी चैप्टर है ये भी, आप इस पेयर को लाजमी करें, अच्छा पेयर ये बन जाएगा। अगर हम बात करें MD कैट की तो MD कैट में ये चैप्टर शामिल है। तो हमने आज की इस लेक्चर में डिस्कस करना है यूरिनरी सिस्टम का सारा स्ट्रक्चर क्या है, यूरिनरी सिस्टम क्या है, किडनी क्या है, नेफ्रॉन क्या है, हमने सारा स्ट्रक्चर पढ़ना है बस। अगर हम बात करें यूरिनरी सिस्टम की बच्चों, हमारी बॉडी में यूरिनरी सिस्टम में एक पेयर ऑफ किडनी होता है, लेफ्ट किडनी राइट किडनी। राइट किडनी थोड़ा सा नीचे है साइज में पोजीशन वाइज। रीज़न ये है कि राइट किडनी जो होता है उसने लिवर को अकोमोडेट करना होता है, लिवर को प्लेस देनी होती है, इसलिए थोड़ा सा नीचे है। और राइट किडनी की टॉप पे ये जिस तरह काजी अदम में वो कैप पहनी हुई है, कोई इस तरह की कैप लगी होती है। ये दरअसल कैप नहीं है, ये ग्लैंड है। इस ग्लैंड को हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये ग्लैंड है, ये हार्मोन को रिलीज कर रहा होता है। क्योंकि ये पड़ा किडनी के ऊपर है तभी हम नाम दे रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड, यानी किडनी के ऊपर वो टॉप पे पड़ा हुआ है, ये किडनी के साथ वो अटैच है। तो किडनी का मेन जो काम होता है, अगर हम काम की बात करें तो किडनी जो है वो नाइट्रोजनियस वेस्ट को रिमूव कर रहा होता है। किडनी जो है ब्लड की pH को मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा किडनी जो ब्लड की pH है वो 7.4 है, स्लाइटली बेसिक pH है, किडनी इसको मेंटेन कर रहा होता है। और इसके अलावा किडनी ब्लड को फिल्टर कर रहा है, ब्लड में से सारे वेस्ट को रिमूव कर रहा है, पानी और सॉल्ट्स के बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, ऑस्मोरेगुलेशन के प्रोसेस को मेंटेन कर रहा है। ये किडनी के प्राइमरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन किडनी के बहुत सारे और भी हैं, जिसमें ब्लड प्रोडक्शन है, जिसमें ब्लड प्रेशर रेगुलेशन भी है, इसमें शामिल होते हैं। ये हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे किस तरह ये ब्लड प्रेशर और रेगुलेशन जो है काम कर रहे होते हैं। 2 यूरेटर पड़ी हैं जो किडनी ब्लड को क्लीन करेगा। उस ब्लड में से सारा जो वेस्ट होगा, ये सारा वेस्ट जो है यूरेटर के थ्रू आएगा ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर जो है एक मस्कुलर डिस्टेंसिबल बैग है। ये बैग जब फिल होता है तो इसके फिल होने के बाद सारा जो यूरिन है यहाँ से पास आउट हो जाएगा, यहाँ से लीव कर जाएगा। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है किडनी का। आप देख रहे हैं जो डिसेंडिंग एओर्टा राइज होगा हमारे हार्ट से, डाउनवर्ड एओर्टा जा रहा होगा, उस एओर्टा से एक ब्रांच राइज होगी, उसको हम नाम देंगे रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जो है वो किडनी के अंदर जाएगी और किडनी में जाके ब्लड को सप्लाई करेगी। तो याद रखिएगा जो हमारा ब्लड है, अगर हम उसके कार्डिक आउटपुट की बात करें कि 1 मिनट में कितना ब्लड जो है हार्ट से इजेक्ट होता है, उसको हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। ऑलमोस्ट कोई 5 लीटर इसकी वैल्यू होती है। उस 5 लीटर में 20% जो इसकी वेटेज है, ऑलमोस्ट कोई 1000 ml आप कह सकते हैं, राउंड अबाउट 1000 ml जो ब्लड है वो आता है किडनी के पास 1 मिनट के अंदर फिल्टर होने के लिए। किडनी उसको फिल्टर कर रहा होता है। फिर हमने ये डिस्कस करना है किडनी का सारा स्ट्रक्चर। अगर हम किडनी का स्ट्रक्चर की बात करें तो किडनी इस तरह एक बीन शेप, कप शेप स्ट्रक्चर है। इसके 2 रीजन्स हैं, ये कनकेव रीजन है, ये कन्वेक्स रीजन है। इस आउटर रीजन के बाहर यहाँ पे हमें एक कैप्सूल मिलता है, ये वाला इस तरह कुछ, इसको मैं शो कर देता हूँ ताकि ये अपेरेंटली बाकी स्ट्रक्चर से डिफरेंट हमें नजर आए। तो इस तरह का एक बाहर कैप्सूल पड़ा है, इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। आप एक MCQ यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास अल्फा ऑप्शन है रीनल कैप्सूल, बीटा ऑप्शन बच्चों हमारे पास यहाँ पे है पेरिकार्डियम, और चार्ली ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है सपोज कर लें क्रैनियम, और डेल्टा ऑप्शन सपोज कर लें हमारे पास यहाँ पे नन ऑफ दीज है। तो स्टेटमेंट ये है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन दे रहा है, तो पेरिकार्डियम है। कौन सा स्ट्रक्चर किडनी को प्रोटेक्शन दे रहा है, वो रीनल कैप्सूल है। कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेन को प्रोटेक्शन दे रहा है, वो क्रैनियम है। तो इस तरह के जनरल से MCQ एग्जाम में आ भी सकते हैं, आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, रीनल कैप्सूल सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो प्रोटेक्शन दे रही है। उसके बाद अगर हम अंदर की तरफ बात करें, सबसे किडनी के अंदर के रीजन की जो आउटर मोस्ट लेयर होगी, जो किडनी के अंदर जो है सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होगा, उस आउटर मोस्ट पार्ट को हम नाम देंगे रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स पूरे किडनी का तीसरा हिस्सा होता है, यानी 1/3 हिस्सा आप कह सकते हैं, तीसरा हिस्सा होता है। बाकी 2 हिस्से हैं वो इसका सारा अंदर का रीजन है, ये वाला, इसको हम रीनल मेडुला कहते हैं, ठीक है।
ये ऑलमोस्ट 2/3 पोर्शन है इसका, यानी 3 में से अगर हम 2 हिस्से हम करें 66% आप कह सकते हैं इसकी वेटेज है, पूरे इसके वॉल्यूम को ये कवर कर रहा होता है। रीनल मेडुला के अंदर आपको इस तरह के कुछ कप शेप स्ट्रक्चर नजर आएंगे, इस तरह के, इनको हम रीनल पिरामिड्स कहते हैं, दीज आर रीनल पिरामिड्स। और इसके अलावा अंदर इस रीजन में यहाँ पे रीनल पेल्विस पड़ा है, जहाँ पे पूरा यूरिन जो है फिल्टर होकर इस रीजन में आता है, कलेक्ट होता है। और उसके बाद यहाँ पे जिस पॉइंट पे ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स किडनी के अंदर एंटर हो रही हैं, हम उस पॉइंट को, किडनी के मतलब इस पॉइंट को हम नाम देंगे रीनल हाइलस। ये इसको हम हाइलम भी कह सकते हैं, हाइलस या हाइलम एक ही बात है। तो ये एक किडनी का बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो हमने समझा यहाँ पे। इसके जो कॉर्टेक्स पोर्शन है, यहाँ पे नेफ्रॉन लोकेट कर रहे होते हैं इस तरह, ये नेफ्रॉन यहाँ पड़े होते हैं, ठीक है, कॉर्टेक्स पोर्शन में। और जो मेडुला पोर्शन है, यहाँ पे नेफ्रॉन्स की, जो नेफ्रॉन्स के लूप ऑफ फैनल हैं वो लोकेट कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो ये सारे नेफ्रॉन्स इस पोर्शन में लोकेट कर रहे होते हैं। और जो रीनल पिरामिड्स हैं, इसमें आपको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे सारे, वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर सारे नेफ्रॉन्स की ट्यूब्यूल्स होंगी जो इसमें शो होंगी। तो हमने मेन आगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करने आज के इस लेक्चर में। अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें आती हैं। एक तो इसमें रीनल कार्पसल पोर्शन है, रीनल कार्पसल में हमारे पास फर्दर आगे 2 चीज़ें आती हैं। आप इस पूरे किडनी के नेफ्रॉन में देखें, आपको 2 पोर्शन नज़र आ रहे हैं। एक है ट्यूबुलर पोर्शन, अगर आप देखें इस डायग्राम में तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी ट्यूब नज़र आ रही है, दिस इज ट्यूबुलर पोर्शन। और जो इससे शुरू वाला ये पोर्शन है कप शेप ये वाला, इस पूरे पोर्शन को हम नाम देते हैं रीनल कार्पसल। रीनल कार्पसल के अंदर जो है फर्दर 2 स्ट्रक्चर आगे होते हैं, एक हमारे पास है ग्लोमेरुलस और दूसरा हमारे पास है बोमन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस दरअसल क्या होता है, ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज का पूरा एक नेटवर्क है, ब्लड कैपिलरीज का पूरा एक जाल है। जैसे ही ये कोई सपोज कर लें रीनल आर्टरी से ब्रांच अराइज हुई, उसका नाम था एफरेंट आर्टरी, दिस इज कॉल्ड एज एफरेंट आर्टरी। ये ए से एफरेंट है, एफरेंट आर्टरी जो है वो रीनल आर्टरी से ब्रांच अराइज हो गई किडनी में जाके, क्योंकि जब ये एफरेंट आर्टरी इंटर होगी इसके अंदर तो ये आगे जाके मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड होगी फर्दर। तो उनकी वो ब्रांचेस जो नेफ्रॉन के अंदर जाएंगी, उन ब्रांचेस को हम नाम देंगे एफरेंट आर्टरीज। एफरेंट आर्टरी का डायमीटर ज़्यादा होता है, लेकिन जब ये नेफ्रॉन में बोमन कैप्सूल में जाती है तो अंदर जाकर ये देखें इस तरह एक पूरा एक नेटवर्क बना रही है, पूरा एक जाल सा बना रही है, जिस तरह एक कोई सेमी पोरस सा स्ट्रक्चर होता है। आपने जिस तरह कोई चाय वाली छलनी होती है उससे हम चाय छानते हैं, कोई उस तरह की ये पोरस मेम्ब्रेन, जो पोरस स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बन रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल दोनों को हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। और जो अगला पोर्शन है सारे का सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा हमारे पास जो है ट्यूबुलर पोर्शन है। इस ट्यूबुलर पोर्शन में ट्यूब्यूल्स कौन सी आती हैं ये हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले ये भी आप देख लें कि जैसे ही बोमन कैप्सूल में एफरेंट आर्टरी अंदर एंटर हुई, तो अंदर एंटर होने के बाद उसने ग्लोमेरुलस बनाया। ग्लोमेरुलस यूजुअली आपको पता है कि आर्टरीज के डिवीजन से आर्ट्रियोल बनते हैं, और आर्ट्रियोल से आगे क्या बनता है, कैपिलरीज बनते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एफरेंट आर्टरी अंदर एंटर होती है बोमन कैप्सूल में, ये एक पोरस स्ट्रक्चर बना रही है। पोरस स्ट्रक्चर के बाद अगेन यहाँ पे इफरेंट आर्ट्रियोल जो है बन रहा है, यानी कैपिलरी नहीं बन रही यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे अगेन आर्ट्रियोल बन रहा है। तो इफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ बन रहा है, और ये इफरेंट आर्ट्रियोल फर्दर जा रहा है, ये इन ट्यूब्यूल्स को सराउंड कर रहे हैं। तो इसको हम नाम देंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, दीज आर कॉल्ड एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये जो इसके ट्यूब्यूल्स को सराउंड कर रही हैं, इनको हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें तो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज फर्दर आगे आके लूप ऑफ फैनल को सराउंड कर रही हैं ऐसे। तो ये जो एक इसका स्ट्रक्चर जो लूप ऑफ फैनल को सराउंड कर रहा है, इसको हम वेजा रेक्टा कहते हैं। और ये वेजा रेक्टा प्योरली आपको ये आइडिया होना चाहिए, वेजा रेक्टा प्योरली जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का पार्ट होता है, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ये नहीं होता। आगे हम पढ़ते हैं अभी इसको भी। तो फिर ये वेजा रेक्टा फर्दर जो है यहाँ से कन्वर्ज होकर, यहाँ से मिलकर यूनाइट होकर ये वेन्स को बना रहे हैं, इसको हम नाम देंगे रीनल वेन। और ये रीनल वेन फाइनली जाएगी हमारे जो थोरेसिक वेन है, जो फ्यूचर में जाके हार्ट के अंदर जाके ऐड होगी, ठीक है, जिसका एक पोर्शन आप नाम लेते हैं इंफीरियर वेना केवा। ये वाली रीनल वेन थोरेसिक वेन जाएगी इंफीरियर वेना केवा के अंदर, और इंफीरियर वेना केवा से फाइनली ये हार्ट में ब्लड को पोर करेगी। तो जो ब्लड इस वेन में जा रहा होगा ऊपर, या रीनल वेन में जा रहा होगा,
ये वाला ब्लड इस वेन का क्लीन होगा, साफ ब्लड होगा। जो ब्लड इस आर्टरी के अंदर होगा इसमें वेस्ट लाजमी होगा, ठीक है। तो ये पूरा इसका कैपिलरी बेड था, पूरा इसका ब्लड का सारा जो फ्लो है, सर्कुलेशन है, वो थी जो हमने डिस्कस की। अब हम नेफ्रॉन का सारा स्ट्रक्चर यहाँ पढ़ते हैं। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमने रेनल कैप्सूल को डिस्कस कर लिया। अब ट्यूबुलर पार्ट हमारे पास जो है रह गया। ट्यूबुलर पार्ट में सबसे पहले आप देखें जो फर्स्ट ये ट्यूब्यूल है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं सॉरी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी ये शुरू वाली पहली बलदार नाली है। कन्वोल्यूट कहते हैं कि इसमें बल आए हुए हैं, ऐसे इसमें ऐसे बल हैं। बल आने की रीज़न ये है कि ताकि सरफेस एरिया मैक्सिमाइज हो जाए, कम से कम स्पेस में ये एडजस्ट हो सके। और दूसरा ये एक यू शेप नाली आप देख रहे हैं पूरी, इस यू शेप नाली को हम नाम देते हैं लूप ऑफ फैनल। दिस इज कॉल्ड एज लूप ऑफ फैनल। लूप ऑफ फैनल के दो लिम्ब होते हैं, एक ये डिसेंडिंग लिम्ब है, एक ये एसेंडिंग लिम्ब है। डिसेंडिंग लिम्ब का मोस्टली पोर्शन जो है थिन होता है। ये पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आप देख रहे हैं, ये थिन पोर्शन है। और एसेंडिंग लिम्ब का मोस्टली पोर्शन जो है थिक होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख रहे हैं सारे थिक पोर्शन है। तो ओवरऑल जो थिन पोर्शन यहाँ बन रहा है ये वाला हमारे पास, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा थिन पोर्शन, ये थिन इसलिए बनाया गया है ताकि पानी की जो रीअब्जॉर्प्शन है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, वो इजीली यहाँ पे चल सके। तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए नेचर ने यहाँ पे इस पोर्शन को थिन बनाया। फिर उसके बाद हमारे पास एसेंडिंग लिम्ब है। एसेंडिंग लिम्ब के बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, यानी ये आखिरी जो बलदार नालियाँ हैं वो पड़ी हैं। इनमें भी ऐसे बल आए होते हैं। बल आने की रीज़न ये है सिंपल, ताकि सरफेस एरिया मैक्सिमाइज हो और ये कम से कम स्पेस में ये ज़्यादा लेंथ वाली नालियाँ जो है वो एडजस्ट हो सकें। और फिर आगे फाइनली हमारे पास आती हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें ये कुछ आपको ओपनिंग शो होती हैं इस तरह की। ये ओपनिंग दरअसल दूसरे नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट्स को यहाँ पे अटैच करी होती हैं। तो अदर नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट्स यहाँ पे आके अटैच होंगी। तमाम नेफ्रॉन्स का बना हुआ यूरिन इस नेफ्रॉन में कलेक्ट होगा। कलेक्ट होने के बाद फाइनली वो जाएगा पैपिलरी डक्ट में। पैपिलरी डक्ट जो है आगे इंटर होंगी माइनर कैलिसेस में, फिर आगे मेजर कैलिसेस में, और फिर फाइनली आगे रेनल पेल्विस में। रेनल पेल्विस ये पोर्शन था। रेनल पेल्विस में सारा यूरिन जब आएगा वो यूरेटर के थ्रू फाइनली इस ब्लैडर में, और ब्लैडर से होता हुआ फाइनली वो बॉडी से एलिमिनेट होगा। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है पूरे हमारे यूरिनरी सिस्टम का, हमारे किडनी का, नेफ्रॉन का, जो हमने डिस्कस किया। अब नेफ्रॉन के मेरे पास दो टाइप्स हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अगर हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की बात करें, ये नाम क्यों रखा है हमने, इसलिए रखा है इसकी लोकेशन की बेस पे ये नाम दिया हुआ है हमने। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये लोकेट करते हैं, लोकेटेड अलोंग कॉर्टेक्स रीजन, ये कॉर्टेक्स रीजन में लोकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं, आप इनका नोट कर सकते हैं, लोकेटेड अलोंग द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ये मेडुला और कॉर्टेक्स के बॉर्डर पे लोकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। जो मैंने ये ड्रॉ किया था इस तरह का, ये एक बॉर्डर है, इसको आप जक्स्टा मेडुलरी कह सकते हैं, ठीक है। बाकी हम डिफरेंस की बात करें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं ये इनका जो लूप ऑफ फैनल है वो शॉर्ट होता है, दे हैव शॉर्ट लूप ऑफ फैनल। इनका लूप ऑफ फैनल जो है वो शॉर्ट होता है, और इनका जो होता है वो लॉन्ग होता है, दे हैव लॉन्ग लूप ऑफ फैनल। इनका लूप ऑफ फैनल जो है वो काफ़ी लॉन्ग है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें वेजर एक्टा की, मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है यहाँ पे देयर इज़ नो वेजर एक्टा, इनके पास वेजर एक्टा नहीं होता। जबकि जक्स्टा मेडुलरी में क्या होता है, वेजर एक्टा यहाँ पे पड़ा होता है। वेजर एक्टा का मेन फंक्शन है काउंटर करंट मल्टीप्लायर में हेल्प करना, और काउंटर करंट एक्सचेंज में काम करके मैक्सिमम पानी को कंजर्व करना। पानी की कंजर्वेशन में ये काम कर रहा होता है ये स्ट्रक्चर। तो आगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे लाजमी कि किस तरह ये किडनी जो है काम कर रहे होते हैं, ब्लड को फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं और पानी कंजर्व कर रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें कॉर्टिकल नेफ्रॉन की, ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, दे मेक डाइल्यूट यूरिन। और जो हमारे पास ये जक्स्टा मेडुलरी हैं ये क्या करते हैं, दे मेक कंसनट्रेटेड यूरिन। ये हमेशा कंसनट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस जो है वो कर रहे होते हैं, उसको बना रहे होते हैं, पानी को मैक्सिमम कंजर्व कर रहे होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन हर वक्त काम कर रहे हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, हर वक्त नॉर्मली ये काम कर रहे होते हैं। जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है ये तब काम करते हैं जब हमें पानी की शॉर्टेज होती है, पानी की सप्लाई होती है।
तो ये पानी की शॉर्टेज के टाइम में काम करेंगे। ये एक पॉइंट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यही वजह है कि ये बहुत कम क्वांटिटी में, ये सिर्फ 15% हमारी बॉडी में, जबकि जो ये वाले हैं 85 हैं। हम जानते हैं कि जो हमारे किडनी होते हैं, हमारी बॉडी में जो किडनी होते हैं वो 2 तरह के काम हमारी बॉडी में कर रहे होते हैं। मेन जो प्राइमरी फंक्शन है किडनी का वो तो यही है, ब्लड में से वेस्ट को रिलीज़ करना, एक्सक्रीट करना। जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है ब्लड में, मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट करना। तो इस सेंस में इसका जो फंक्शन है वो एक्सक्रीशन है। सेकंड फंक्शन इसका ये होता है कि जो किडनी होते हैं वो ब्लड में जो सॉल्ट्स हैं, वाटर है, उसको भी रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो इस सेंस में जो किडनी का फंक्शन हमारे पास वो यहाँ पे वो है ऑस्मो रेगुलेशन, यानी किडनी ऑस्मो रेगुलेशन भी कर रहे हैं और साथ साथ एक्सक्रीशन का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो नेफ्रॉन्स हैं वो किडनी के फंक्शनल यूनिट्स हैं जो किडनी का काम कर रहे होते हैं। एक किडनी में कोई 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख के करीब, और हर नेफ्रॉन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो आज नेफ्रॉन का जो वर्किंग मैकेनिज्म हम वो पढ़ेंगे। नेफ्रॉन के जो ओवरऑल फंक्शन है या किडनी के फंक्शन है वो 3 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला हमारे पास है प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकंड है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड है ट्यूबुलर सेक्रेशन। सबसे पहले जो प्रेशर फिल्ट्रेशन है इसको स्टडी करते हैं। जैसे ही ब्लड आता है हमारा डिसेंडिंग एओर्टा में, डिसेंडिंग एओर्टा से एक ब्रांच अराइज होती है ब्लड कैपिलरी की, ब्लड वेसल की, जिसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी किडनी में रीनल हाइलम वाले पॉइंट पे एंटर होती है और उसकी अंदर किडनी में ब्रांचेस फर्दर डिवाइड सब डिवाइड होकर वो जो ब्रांचेस बनती हैं उनको हम बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। दिस इज एफरेंट आर्ट्रियोल। तो जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये एफरेंट आर्टरी है, ये हमारे ग्लोमेरुलस में, ये बोमन कैप्सूल में एंटर होकर फर्दर जो है जो नेटवर्क है वो बना रही है। इस नेटवर्क को हम नाम देंगे ग्लोमेरुलस। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सेम इसी तरह जब ये ग्लोमेरुलस में ब्लड अंदर गया तो यहाँ इसका जो डायमीटर है, डायमीटर इसका कम हो जाता है। एंट्री के ऊपर डायमीटर इसका कम हो जाता है। तो इसका जो डायमीटर है वो कम होने से क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो डायमीटर कम होने से प्रेशर यहाँ हाई हो जाता है। तो हाई प्रेशर की वजह से यहाँ फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस। ये है जिसमें ब्लड को हम फिजिकली फिल्टर कर रहे हैं। तो किस तरह हम फिजिकली फिल्टर करते हैं हम ये स्टडी करते हैं। एक ग्लोमेरुलस की वॉल में अगर हम बात करें तो उसकी जो वॉल का स्ट्रक्चर है बेसिक वो क्या होता है। एक ग्लोमेरुलस की वॉल में ये एंडोथेलियम सेल्स की एक शीट पड़ी होती है इस तरह, और उस शीट के बीच में माइन्यूट पोर्स होते हैं जिनको हम फेनेस्ट्राई कहते हैं। और उस शीट के इस तरफ एक प्रोटीन्स की, ग्लाइकोप्रोटीन्स की, कोलेजन प्रोटीन्स की एक पूरी मेम्ब्रेन सी पड़ी होती है, उसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये कोई सेलुलर मेम्ब्रेन नहीं है, ये कोलेजन और ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह इस तरह की प्रोटीन्स की एक्चुअल मेम्ब्रेन है। तो इस प्रोटीन की वजह से काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंस होती है और प्रेशर फिल्ट्रेशन जो है वो हो पाती है। जो लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको क्रॉस नहीं कर पाते। फिल्ट्रेशन में कुछ मॉलिक्यूल क्रॉस कर जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल जो है वो रह जाते हैं। तो यानी जो सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन है उसको आप कह सकते हैं, ये इसकी वजह से हो रही होती है। फिर उसके अलावा मज़ीद जो है ना बाहर की तरफ हमें कुछ पोडोसाइट सेल्स मिलते हैं और यहाँ पे ये जो माइन्यूट पोर्स हैं इनको हम स्लिट्स बोलते हैं और ओवरऑल इसको हम स्लिट डायफ्राम बोलते हैं। तो इस तरह का बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अब सपोज कर लें जो ब्लड है वो यहाँ फ्लो कर रहे हैं अंदर, प्रेशर जब हाई होगा तो हाई प्रेशर की मदद से यहाँ से बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो बाहर फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट जितना ब्लड होता है उस ब्लड प्लाज्मा का 20% जो कंटेंट है वो यहाँ से फिल्टर आउट हो जाता है। तो जो चीज़ें यहाँ फिल्टर आउट होके आती हैं वो किडनी के बोमन कैप्सूल में यहाँ पे आती हैं, इस पॉइंट पे, ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे। अब इस चीज़ को हम नाम देंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का नाम देंगे इसको हम। दिस इज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में क्या क्या चीज़ें होंगी, इसकी कंपोजिशन क्या होगी। अगर हम फिल्ट्रेट की बात करें तो इसमें मेनली तो वाटर होगा, इसमें वाटर पड़ा होता है, बहुत सारे सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, सोडियम पोटाशियम वगैरह बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। और इसके अलावा वाटर के अलावा, सॉल्ट्स के अलावा यहाँ पे कुछ यूज़फुल मॉलिक्यूल्स भी मिस्टेकनली फिल्टर होके आ जाते हैं, लाइक के अमाइनो एसिड्स हैं। इसी तरह ग्लूकोज है हमारे पास, ये भी फिल्टर होके आ जाता है। या इस तरह वाइटामिन्स हैं, ये भी फिल्टर होके आ जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो फिल्टर नहीं होती, वो बड़े साइज़ की वजह से। उनमें हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे है प्रोटीन्स बहुत सारी, जैसे
आप देखते हैं कि ब्लड के अंदर जो है एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, बड़े साइज़ की प्रोटीन है ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है बड़े साइज़ की वजह से यहाँ से वो क्रॉस नहीं करती। ठीक है, एल्ब्यूमिन के अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स, इनका साइज़ भी लार्ज होता है, ये भी क्रॉस नहीं करते। तो ये ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स वगैरह लार्ज साइज़ की क्रॉस नहीं करते। छोटे साइज़ की प्रोटीन्स, सॉल्ट्स, वाटर, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, विटामिन, ये सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो ग्लोमेरुलस की वॉल को क्रॉस कर जाते हैं और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का वो पार्ट बन जाते हैं। तो 20% जितना ब्लड आएगा उसका 20% ऑलमोस्ट जो है यहाँ से फिल्टर हो जाता है। तो जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया, इसको हम नाम देंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेशन कह रहे हैं, फिजिकल प्रोसेस भी इसको हम नाम दे रहे हैं। तो अगला जो सबसे मेन काम जो होता है हमारे पास वो होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्योंकि मैंने कहा कि बहुत सारे यूज़फुल मॉलिक्यूल्स मिस्टेकनली जो है यहाँ पे फिल्टर हो के आ गए थे, लाइक के अमीनो एसिड्स वगैरह, कुछ सॉल्ट्स या वाटर भी आप कह सकते हैं। ये मॉलिक्यूल बहुत सारे यूज़फुल मॉलिक्यूल थे जो फिल्टर होके यहाँ पे आ गए थे। इन मॉलिक्यूल्स को वापस पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको हम नहीं पहुँचाएंगे तो हमारी डेली बेस पे हमारी बॉडी से ये मॉलिक्यूल लॉस होते रहेंगे और इनके लॉस होने की वजह से जो हमारी ओवरऑल बॉडी में ग्लूकोज की, वाइटामिन्स की, इन चीज़ों की कमी हो जाएगी हमें शदीद। तो इसलिए रीअब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, वैसे तो पूरे ही इस ट्यूबुलर पोर्शन में रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चल रहा है। कहीं वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो कहीं पे सॉल्ट रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, ये प्रोसेस चल रहा है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 75% जो रीअब्जॉर्प्शन होती है ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में होती है। ये एग्जाम में MCQ भी आ सकता है कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ पर होती है, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये हो रही होती है। अगर हम इसकी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल की वॉल का स्ट्रक्चर देखें तो हमें क्या नज़र आएगा। इसकी वॉल के स्ट्रक्चर में जो एक एपिथेलियल सेल्स की एक लेयर है, मैंने एक सेल जस्ट शो कर दी है। इस एक सेल को हम देख के स्टडी करेंगे कि किस तरह ये सेल जो है रीअब्जॉर्प्शन में काम कर रहे होते हैं। इस सेल के अगर हम देखें इनर मोस्ट लेयर, जिस तरफ ये फिल्ट्रेट जो है जा रहा होगा, फिल्ट्रेट फिल्टर होके जा रहा होगा, अगर इनर मोस्ट लेयर हम देखें, यानी ये अंदर की तरफ हम बात करें, इसकी इनर मोस्ट लेयर है जहाँ फिल्ट्रेट फिल्टर होके जा रहा है, उस तरफ जो इस सेल की जो ये लेयर होती है, ये इस तरह देखें वो फोल्डेड फॉर्म में होती है। जैसे हमारे इंटेस्टाइन में विलाई, माइक्रोविलाई पड़े होते हैं, ये कोई उस तरह के माइक्रोविलाई टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। इसको हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम यहाँ पड़ी होती है और इस एपिथेलियम के अंदर जो है ऐसे को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो मोस्टली क्या करते हैं, यहाँ से सारे यूजफुल मॉलिक्यूल्स को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह ग्लूकोज वगैरह, वाइटामिन्स हैं, ग्लूकोज है, वाइटामिन्स हैं, या बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, ठीक है, अमीनो एसिड्स हैं, ये सॉल्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से इनको ट्रांसपोर्टर से इस सेल के अंदर आ जाएंगी, इस सेल के अंदर आ जाएंगी। अब इस सेल में यहाँ कुछ ऐसे पंप लगे होते हैं जो सेल के अंदर ATP यूज़ करते हैं। ATP यूज़ करके एक्टिवली जो है इन मॉलिक्यूल्स को फाइनली यहाँ से ब्लड में रीअब्जॉर्ब करवाते हैं। तो इस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बाहर आप देख रहे हैं कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज यहाँ पे लगी हैं, तो ये ब्लड की कैपिलरी साथ पड़ी होगी। तो ये बहुत सारे जो एक्टिव पंप्स हैं वो ATP यूज़ करके जो है वो इन आयंस को इधर मूव करवा रहे हैं ब्लड के अंदर। तो इस तरह ये मॉलिक्यूल सारे जो है वो ब्लड के प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के ल्यूमन से होके सेल्स में आ रहे हैं बाय को ट्रांसपोर्टर्स, और फिर उसके बाद एक्टिवली उनको पंप कर रहे हैं सेल से, सेल की साइटोप्लाज्म से इधर ब्लड कैपिलरी के अंदर। इस तरह ये मूवमेंट सारी इनकी चल रही होती हैं। तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगी। यहाँ पे वाइटामिन, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, साथ साथ पानी भी रीअब्जॉर्ब होता है। पानी की मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जाती है, मैक्सिमम पानी यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। फिर उसके बाद हम बारी आती है लूबोफेनल की। लूबोफेनल में दो चीज़ें हैं, डिसेंडिंग लिम्ब है, एसेंडिंग लिम्ब है। दो स्ट्रक्चर आपको शो हो रहे हैं। डिसेंडिंग लिम्ब में जो जितना फिल्ट्रेट जा रहा होता है उस फिल्ट्रेट में मोस्टली अब पानी बचा होता है या कुछ सॉल्यूट्स या वेस्ट वगैरह बचे होंगे। तो डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है ये परमिएबल होता है वाटर के लिए। यहाँ से जो वाटर है, वाटर मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब होता है बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिकली वाटर यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और ये जो थिन पोर्शन है ये स्पेशलाइज पोर्शन है पानी की रीअब्जॉर्प्शन के लिए। ऑस्मोसिस को प्रमोट करने के लिए नेचर ने इस पोर्शन को थिन बनाया। फिर उसके बाद थिक पोर्शन से मैक्सिमम यहाँ से सॉल्ट बाहर निकलते हैं, सोडियम वगैरह हैं, क्लोराइड वगैरह हैं, ये सॉल्ट बाहर निकलते हैं, ठीक है। ये इस एसेंडिंग लिम्ब से, थिक पोर्शन से कभी भी पानी जो है रीअब्जॉर्ब नहीं होता। सिर्फ सॉल्ट्स के लिए ये परमिएबल है, पानी के लिए ये इम्परमिएबल पोर्शन है। फिर उसके बाद डिस्टल ट्यूब्यूल्स हमारे पास यहाँ पे, दिस इज डिस्टल ट्यूब्यूल। डिस्टल ट्यूब्यूल से भी मोस्टली जो वाटर है, वाटर यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है। और फिर उसके बाद हमारे पास कोलेक्टिंग डक्ट्स हैं,
दीज आर कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट से भी मैक्सिमम जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब होता है। अब जब कलेक्टिंग डक्ट्स के एंड तक यहाँ फिल्ट्रेट बचेगा, उस फिल्ट्रेट में बहुत थोड़ा सा पानी होगा, बहुत माइन्यूट सा वाटर होगा, जिसको हम नाम देंगे यूरिन। फाइनली यहाँ यूरिन बचेगा और यूरिन फाइनली फिर जाएगा यहाँ से पैपिलरी डक्ट्स में, और पैपिलरी डक्ट से आगे माइनर कैलेसिस के अंदर, और माइनर कैलेसिस से मेजर कैलेसिस के अंदर। माइनर कैलेसिस से पहले रीनल पेपिला एक स्ट्रक्चर है वो भी आता है, फिर मेजर क्लासेस में जाएगा, मेजर क्लासेस से फाइनली आगे रेनल पेल्विस में, और पेल्विस से यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से ब्लैडर में, ब्लैडर से बॉडी से बाहर। ये पूरा एक पाथवे हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और यूरिन इस तरह फाइनली बन के जाएगा। अब यूरिन की जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम कितना हो सकता है? इसका वॉल्यूम जो है 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है कि आपने जो है पानी कितना ड्रिंक कर लिया। अगर पानी ज़्यादा ड्रिंक किया आपने तो उस टाइम मैक्सिमम यूरिन जो है बनेगा। और डिपेंड करता है सॉल्ट्स के ऊपर। अगर आपने सॉल्ट्स ज़्यादा खा लिए तो यूरिन कम से कम बनेगा, पानी मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि किडनी की ये वाला जो मीडियम है सारा, ये इसकी जो इंटरस्टिशियम है, इंटरस्टिशियम कंसनट्रेट हो जाएगी। कंसनट्रेट इंटरस्टिशियम में पानी की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम होगी यहाँ पे। इसलिए जो यूरिन का वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विद सॉल्ट्स। अगर सॉल्ट ज़्यादा लेंगे आप तो यूरिन जो है वो कम बनेगा, अगर सॉल्ट कम लेंगे यूरिन ज़्यादा बनेगा, दोनों इन्वर्स रिलेशन है। इसी तरह अगर हम बात करें यूरिन के वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है वो स्वेटिंग के साथ भी है, परस्पिरेशन के साथ भी है। अगर आपने पानी तो पी लिया बट वो पानी मोस्टली पानी जो है स्वेटिंग की फॉर्म में लॉस हो गया, तो यूरिन बनने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो यूरिन उस केस में कम बनेगा, वॉल्यूम जो है उसका कम होगा। तो इस तरह ये सारा मैकेनिज्म चल रहा है। थर्ड स्टेप जो हमारा यहाँ पे रह गया, इंपॉर्टेंट स्टेप है ये ट्यूबुलर सिक्रीशन। जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है ये रिवर्स होता है, इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ये रीअब्जॉर्प्शन का रिवर्स प्रोसेस है। इसमें कुछ चीज़ें हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। हमने बात की थी ना कि यहाँ पे कोर ट्रांसपोर्टर्स हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी प्रोटीन्स लगी हैं जो फिल्ट्रेट से मॉलिक्यूल्स को अंदर लेके आती हैं सेल के अंदर, और कुछ ऐसी प्रोटीन वो पड़ी हैं साथ जो साथ साथ जो है आयंस को बाहर भी भेजती हैं। यहाँ कोर ट्रांसपोर्टर पड़े होते हैं। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम समझेंगे यहाँ पे। यही जो सेल आप देख रहे हैं ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल जो है, जो इसकी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स की वॉल के अंदर होगा, इसी सेल में जो कोर ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पे लगे हैं, इन कोर ट्रांसपोर्टर से बहुत सारे, यहाँ मैं इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ, हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन, ये मेजर वो आयंस हैं। या इसके अलावा कुछ ड्रग्स वगैरह जैसे पेंसिलिन वगैरह हैं, या कोई टॉक्सिन्स वगैरह हो सकते हैं। ये इस ब्लड से निकल के वो जाएंगे इस सेल के अंदर, और सेल से फाइनली बाहर फिल्ट्रेट में जाएंगे और यूरिन का पार्ट बनेंगे। जबकि उसके बदले में क्या आ रहा था अंदर, ग्लूकोज, वाइटामिन, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स वगैरह वो अंदर आ रहे थे। तो कोर ट्रांसपोर्टर्स का मेन फंक्शन ये होता है। तो इन हाइड्रोजन आयंस को, अमोनियम आयंस को अंदर सिक्रीट करने का मकसद क्या होता है, यानी हमने H+ आयन अमोनियम आयंस को अंदर रिलीज कर दिया, इसका मकसद क्या था, पर्पस क्या था? पर्पस था पीएच मेंटेन करना। पीएच जो ब्लड की होती है वो कितनी होती है, ऑलमोस्ट स्लाइटली अल्कलाइन पीएच होती है, 7.4 ऑलमोस्ट। तो पीएच को मेंटेन करने के लिए जो है यहाँ पे हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयंस को इसके अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसको हम नाम देंगे सिलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये पीएच की मेंटेनेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। करेंगे, आपने अक्सर सुना होगा कि जब हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो यूरिन अक्सर डाइल्यूट बन रहा होता है। अगर हम पानी कम पिए तो यूरिन जो है अक्सर कंसनट्रेट बन रहा होता है। तो इसकी क्या लॉजिक होती है और इसमें हार्मोन्स का रोल क्या होता है? तो यूरिन की जो कंसनट्रेशन होती है, यूरिन गाढ़ा होगा या पतला होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, ये डिसीजन हमारे हार्मोन्स और हमारी बॉडी में जो पानी की अवेलेबिलिटी है इससे हो रहा होता है। और जो मैकेनिज्म हमारी बॉडी में चल रहा होता है इसको मेंटेन करने में, उसको हम बोलते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट एक्सचेंज क्या होता है इसको हम समझते हैं। हमारे बोमन कैप्सूल में जब फिल्ट्रेशन चलती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो बहुत सारा जो कंटेंट है ब्लड प्लाज्मा का, वो कंटेंट ब्लड से निकल के बोमन कैप्सूल के ल्यूमन के अंदर आता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। यहाँ से बहुत सारी रीअब्जॉर्प्शन होती है यूजफुल मॉलिक्यूल्स की, लाइक अमीनो एसिड्स, लाइक ग्लूकोज,
और वाटर वगैरह, मोस्टली रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे चल रही होती है। लेकिन जब वही फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लूप फैनल में जाता है तो यहाँ से पानी ऑटोमेटिकली बाय ऑस्मोसिस यहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है। इस डिसेंडिंग वॉल की इस मेम्ब्रेन के अंदर, सेल्स की मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं, जिन प्रोटीन्स को हम कहते हैं एक्वापोरेंस प्रोटीन्स 1, वो यहाँ पड़ी होती हैं और उनके थ्रू जो है जो पानी है वो बाहर बाय ऑस्मोसिस डिफ्यूज़ हो रहा होता है। इसी तरह जब ये सारा फिल्ट्रेट अपवर्ड जाता है तो इस अपवर्ड में जो एसेंडिंग लिम्ब है, एसेंडिंग लिम्ब से पानी बाहर नहीं जाता, बल्कि यहाँ से सॉल्ट जो है एक्टिवली बाहर जाते हैं। सॉल्ट्स को एक्टिवली जो है बाहर पुश किया जाता है। ये सोडियम पहले बाहर जाएगा, फिर क्लोराइड आयन उसको फॉलो करेंगे, बाहर जाएंगे। तो डिसेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल होता है सॉल्ट्स के लिए, परमिएबल है वाटर के लिए। एसेंडिंग लिम्ब परमिएबल है सॉल्ट्स के लिए, इम्परमिएबल है वाटर के लिए। दोनों का रिवर्स मैकेनिज्म है। लेकिन ये जो वर्ड है काउंटर करंट, ये हमने क्यों यूज़ किया? अगर हम इस वर्ड की बात करें बच्चों, तो एक्चुअल में होता यूँ है, जो हमारे डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट जा रहा होता है और एसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट जा रहा होता है, साथ ही जो वेजा रेक्टम में ब्लड का फ्लो चल रहा होता है, तो इस फिल्ट्रेट का फ्लो ब्लड के फ्लो के साथ अपोजिटली होता है। अपोजिट फ्लो की वजह से हम नाम दे रहे हैं इसको काउंटर करंट। तो ये जब डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट डाउनवर्ड जा रहा है तो यहाँ इस ब्लड वेसल में, वेन में ब्लड अपवर्ड जा रहा होता है। यहाँ जब एसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट अपवर्ड जा रहा होता है, ब्लड यहाँ डाउनवर्ड आ रहा होता है। तो अपोजिट फ्लो लगाने का मकसद यहाँ पे ये था ताकि जो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन है चीज़ों की वो हो सके। रीअब्जॉर्प्शन को मैक्सिमम प्रमोट करने के लिए यहाँ पे नेचर ने अपोजिट फ्लो को मेंटेन किया। आपने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में बर्ड्स में काउंटर करंट एयर एक्सचेंज पढ़ा होगा। वहाँ पे ब्लड के साथ एयर का जो फ्लो है वो अपोजिट होता है ताकि मैक्सिमम गैसेस का एक्सचेंज हो सके। इसी तरह जो बर्ड्स के लिम्ब्स हैं उनमें काउंटर करंट हीट एक्सचेंज का प्रोसेस भी चल रहा होता है। बहरहाल तो ये जो अपोजिट फ्लो है जिसकी वजह से डिसेंडिंग लिम्ब से पानी बाहर निकल रहा है और एसेंडिंग लिम्ब से सॉल्ट्स बाहर निकल रहे हैं और ये बाहर निकल के मैक्सिमम जो है ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो इस पूरे फिनोमेना को हम नाम देते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म। बुक की जो थ्योरी है वो कुछ मैंने यहाँ पे नोट कर दी है, देख लेते हैं वो क्या कहती है। फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किडनी हाई कंसनट्रेशन सॉल्ट सराउंडिंग फ्लूइड। डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो परमिएबल होता है वाटर के लिए, एसेंडिंग लिम्ब जो है परमिएबल है सॉल्ट्स के लिए। फ्रॉम डिसेंडिंग लिम्ब वाटर रीअब्जॉर्ब इनटू फ्लूइड हैज मोर सॉल्ट्स। डिसेंडिंग लिम्ब से क्या होता है कि वाटर रीअब्जॉर्ब होता है क्योंकि बाहर के मीडियम में सॉल्ट बहुत हाई पड़े हैं, उनको अट्रैक्ट करते हुए बाय ऑस्मोसिस पानी बाहर निकलेगा। फ्रॉम एसेंडिंग लिम्ब टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम फ्रॉम फिल्ट्रेट टू सराउंडिंग फ्लूइड। ठीक है, एसेंडिंग लिम्ब से जो है एक्टिवली सॉल्ट्स बाहर जाते हैं, सोडियम पहले बाहर जाएगा एक्टिवली, फिर क्लोराइड आयन उसको फॉलो करेंगे, वो बाहर जाएंगे। सॉल्ट्स को बाहर निकालने का मकसद ये था ताकि ये सारा मीडियम कंसनट्रेट हो जाए, गाढ़ा हो जाए और ताकि पानी मैक्सिमम पैसिवली यहाँ से बाहर निकल सके। ये जो सॉल्ट्स और पानी की रीअब्जॉर्प्शन चल रही है, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे काउंटर करंट एक्सचेंज। इसमें हार्मोन्स का रोल क्या है, हार्मोन्स को हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास हार्मोन्स दो हैं जिनका रोल हम स्टडी करेंगे। एक हमारे पास है एडीएच, दूसरा हमारे पास है एल्डोस्टेरोन। एडीएच का मतलब है एंटी डायरेटिक्स हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन, डायरेटिक्स वो मेडिसिन, वो केमिकल होते हैं जो यूरिन के बनने के प्रोसेस को प्रमोट करते हैं, यूरिन को ज़्यादा बनाते हैं। लेकिन ये वर्ड है एंटी डायरेटिक हार्मोन, यानी ये ऐसा हार्मोन है जो कि यूरिन के बनने के प्रोसेस को इनिबिट करेगा, स्टॉप करेगा। ठीक है, कैसे करेगा इसको हम देखते हैं। एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि हमारी बॉडी में जो एडीएच है, स्मॉलेस्ट प्रोटीन भी है। एडीएच और ऑक्सीटोसिन दोनों स्मॉलेस्ट प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी में। इन दोनों में 9 अमीनो एसिड्स इनमें होते हैं। ठीक है, एडीएच को हम कॉमनली वेजोप्रेसिन भी कहते हैं। वेजोप्रेसिन इसलिए कहते हैं कि ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, खून की नालियों को ये तंग करता है। तो वेजो कहते हैं ब्लड वेसल्स, प्रेस कहते हैं प्रेस करना, कॉन्स्ट्रिक्ट करवाना। तो खून की नालियों को तंग करके ब्लड प्रेशर को राइज करने में ये काम कर रहा होता है। तो एडीएच जो है वो रिलीज कब कैसे होगा इसको समझते हैं और ये काम कैसे करेगा अपना। जब भी ब्लड में सॉल्ट्स का लेवल हाई होगा या पानी का लेवल लो होगा। सॉल्ट्स का लेवल हाई कब हो सकता है, जब फर्ज कर लें आपने कोई सॉल्टी फूड खा ली, आपने सी फूड खा ली, मछली खा ली आपने, या पानी का लेवल इसमें लो होता है, पानी पिया नहीं आपने, पानी कंजर्व करने आपने रोज़ा रख लिया या आप सफ़र में पानी नहीं मिला आपको, तो उस कंडीशन में हमारे जो ब्लड में पानी और सॉल्ट्स का लेवल जब डिस्टर्ब होगा तो हमारे जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस पड़ा है, हाइपोथैलेमस
में ख़ास तरह के वो सेंसर होते हैं जो सेंस कर लेंगे हाई सॉल्ट को, लो वाटर को। सेंस करने के बाद वो मैसेज देंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। वो मैसेज क्या देंगे कि भाई आप रिलीज़ करो एडीएच। एडीएच जो है बनता हाइपोथैलेमस के अंदर है, रिलीज स्टोर पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, और रिलीज वहीं से होता है। तो एडीएच आके ऐड करता है कोलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर, ठीक है। कोलेक्टिंग डक्ट्स के वॉल्स के अंदर जो है यहाँ पे एक्वापोरेंस 2 प्रोटीन्स पड़ी होती हैं। तो एडीएच उन प्रोटीन्स के ऊपर ऐड करेगा और उनसे मैक्सिमम जो वाटर की डिफ्यूजन है वो प्रमोट करवाएगा, वाटर को मैक्सिमम यहाँ से बाहर रीअब्जॉर्ब करवाएगा। तो एडीएच का मेन फंक्शन यहाँ पे ये होता है। इसी तरह हम बात करें तो जैसे पानी यहाँ से रीअब्जॉर्ब होगा तो पानी का लेवल जो है, पानी ये वाला फाइनली वेजा रेक्टम में आएगा, ब्लड में चला जाएगा। जब सॉल्ट हाई थे उस केस में एडीएच बना और एडीएच ने आके पानी को रीअब्जॉर्ब करवाया और वो पानी ब्लड में चला गया। तो वो सॉल्ट सारे ब्लड में पानी में हल हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे। जब वो डिज़ोल्व हो जाएंगे, किडनी के लिए उन सॉल्ट्स को फिल्टर करना आसान हो जाएगा। तो उन सॉल्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए या उन सॉल्ट्स को आप कह सकते हैं बॉडी से बाहर निकालने के लिए ये एक एडेप्टेशन नेचर ने रखी है। जैसे वो सॉल्ट्स निकल जाएंगे, पानी का लेवल जो है हमारे पास वो अगेन हाई हो जाएगा। तो हाई जब पानी का लेवल होगा तो उस केस में डाइल्यूट यूरिन जो है वो बनेगा फाइनली। तो आगे हम समझते हैं एल्डोस्टेरोन के फंक्शन को। एल्डोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे किडनी के टॉप पे कुछ ग्लैंड्स पड़े हैं। इन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्स के 2 पोर्शंस होते हैं फर्दर, एक आउटर एड्रीनल कॉर्टेक्स है, एक इनर एड्रीनल मेडुला है। तो कॉर्टेक्स पोर्शन से ये हार्मोन जो है बनता है। अगर इसके स्टिमुलस की बात करें तो स्टिमुलस इसके 2 होते हैं। अगर हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम होने का मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर कम होने का मीनिंग होता है कि ब्लड में पानी का लेवल कम हो गया, ब्लड में सॉल्ट्स का लेवल कम हो गया। अगर ब्लड में पानी का लेवल, सॉल्ट्स का लेवल कम हो गया तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो उस केस में ये रिलीज़ होगा, या ब्लड में सॉल्ट्स, सोडियम क्लोराइड वगैरह कम हो गया तो उस केस में रिलीज़ होगा। तो जैसे ये हार्मोन रिलीज़ होगा, ये हार्मोन आके 2 जगहों पर ऐड करते हैं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन बेसिकली मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ये मिनरल्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा होता है हमारी बॉडी में। ये 2 जगहों पर ऐड करते हैं। एक हमारे पास है डिस्टल ट्यूब्यूल्स, दूसरी हैं कोलेक्टिंग डक्ट्स। इन दोनों जगहों से ये मैक्सिमम जो है सोडियम को और वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है। सोडियम आयंस को ये बाहर निकालेगा और वाटर को बाहर निकालेगा। यूरिन जो बनने जा रहा होगा वो कम से कम बनेगा। तो सोडियम और वाटर जो है सारे मैक्सिमम ब्लड में रीअब्जॉर्ब होंगे। जब सोडियम वाटर जो है मैक्सिमम ब्लड में रीअब्जॉर्ब होंगे तो जो ब्लड प्रेशर है वो राइज कर जाएगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो एल्डोस्टेरोन का जो लेवल है, सिक्रीशन है, वो कम हो जाएगी। इस तरह जो एल्डोस्टेरोन है हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा होता है। ये सारा हमारा एक फिनोमेना है जो हमने डिस्कस किया। इस तरह जो यूरिन की कंसंट्रेशन है वो गाढ़ी होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी, ये डिसीजन हमारे इन हार्मोन्स ये मिलके कर रहे होते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऐसे वो डिसऑर्डर्स हैं जो इसको डैमेज कर सकते हैं, आज हम डिसऑर्डर्स पे बात करेंगे। हमारे पास सबसे पहले जो डिसऑर्डर यहाँ पे है वो है यूटीआई इन्फेक्शन, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद किडनी स्टोन्स हैं, ये एक इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर है, ये डिस्कस करेंगे। किडनी फेलियर बड़ा इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, ये हम डिस्कस करेंगे। और पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीजेज़ हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम यूटीआई इन्फेक्शन से। यूटीआई इन्फेक्शन कहते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी जो हमारा यूरिनरी ट्रैक है किडनी से लेके यूरिथ्रा तक पूरा ये ट्रैक है हमारा, जिसमें यूरिन जो है फ्लो करता है। किडनी में नेफ्रॉन यूरिन को बना रहे होते हैं और ये यूरिन बन के यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में जाता है, ब्लैडर से यूरिथ्रा के थ्रू जो है बॉडी से पास आउट होता है। तो किस तरह हमारी बॉडी में ये इन्फेक्शन होते हैं, इनको हम अंडरस्टैंड करते हैं इस पूरे पाथवे के ऊपर। देखिए, ये इन्फेक्शन फीमेल में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। रीज़न ये है कि फ़ीमेल्स की बॉडी में जो यूरिथ्रा का साइज़ है वो छोटा होता है, जबकि मेल में जो यूरिथ्रा का साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है। तो यूरिथ्रा का साइज़ छोटा होने की वजह से बैक्टीरिया के पास मैक्सिमम चांसेस हैं कि बैक्टीरिया जो है वो बाय यूरिथ्रा एंटर हो सकते हैं फीमेल की बॉडी में, ब्लैडर से आगे ऑनवर्ड यूरेटर से किडनी के अंदर वो आ सकते हैं। इसलिए जो ये डिसऑर्डर्स हैं वो फीमेल में ज़्यादा होते हैं, मेल में कम होते हैं। इसके अलावा ये जो डिसऑर्डर्स हैं अगर हम इनकी बात करें, ये किडनीज़ को डैमेज कर सकते हैं, यूरेटर को डैमेज कर सकते हैं, ब्लैडर को डैमेज कर सकते हैं। यूजुअली ये बाय द बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई।
जब हमने वर्ड यूज़ किया कि इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन का मतलब ही यही है कि उसमें बैक्टीरिया हैं, उसमें माइक्रोब्स हैं जो उसको कॉज कर रहे हैं। ठीक है, ये एक बेसिकली इन्फेक्शन है। इसकी सिम्टम्स क्या होंगी, हम किस सिम्टम से जो है गेस कर सकते हैं कि इस पर्सन को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो हो गए हैं, या इसको पॉसिबल है कि हो सकते हैं इन फ्यूचर। तो सबसे पहले हमें जो है अर्जेंट और फ्रीक्वेंट नीड होगी यूरिनेशन की, कि यानी उस बंदे का दिल करेगा कि मैं यूरिन जो है वो पास आउट करूं, और अर्जेंट उसको यानी कि फीलिंग आएगी, एकदम से उसको दिल करेगा कि मैं भागूं और यूरिन को पास करूं। ठीक है, और फ्रीक्वेंट उसको नीड ये फील होगी, मतलब अक्सर औकात जो उसको फील होती रहेगी, वो मोस्टली ये जो है यूरिन को रिलीज़ करता रहेगा अपनी बॉडी से। इसके अलावा उसको बॉडी में पेन होगा, उसको इसके अलावा जो है यानी यूरिन करते वक्त उसकी बॉडी में पेन भी होगा, और इसके अलावा उसको ना बर्निंग सेंसेशन भी हो सकती है, मतलब उसको यूरिन करते वक्त जो है जलन का एहसास भी होगा, जलन सड़न भी होगी यूरिन करते वक्त, बर्निंग सेंसेशन भी हो सकती है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके यूरिन क्लाउडी होगा, स्मेली होगा, उसमें स्मेल होगी, क्लाउडी होगा, वो क्लियर यूरिन नहीं होगा, और लोअर एब्डोमिनल रीजन में पेन हो सकता है, उसको फीवर भी हो सकता है, उसको सर्दी भी लग सकती है। ये मेजरली सिम्टम जो है उसकी बॉडी में आएंगे। तो फिर इसकी ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं? अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो 2 ट्रीटमेंट पॉसिबल हैं जो हमने करनी है। चूँकि ये इन्फेक्शन था और इन्फेक्शन को हम मोस्टली जो है ट्रीट करते हैं एंटीबायोटिक से, तो इसके लिए हम एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। इसके लिए जो सूटेबल ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक का हम यूज़ करेंगे। एंटीबायोटिक्स जो होंगे वो उन बैक्टीरिया को मारेंगे जो बैक्टीरिया जो है वो कॉज कर रहे थे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। वो क्या थे हमारे पास? बैक्टीरिया इकोलाई था। एंटीबायोटिक उसको मारेगा। उसके बाद है प्लेंटी ऑफ वाटर। आपने मैक्सिमम पानी पीना। रीज़न, पानी जब पिएंगे तो यूरिन ज़्यादा बनेगा। यूरिन जब प्रेशर से पास आउट होगा तो पॉसिबल चांसेस है कि जो बैक्टीरिया आपके यूरिथ्रा की वॉल से चिपके हैं, ब्लैडर की वॉल से चिपके हैं, या यूरेटर की वॉल से चिपके हैं, या किडनी के अंदर कहीं पड़े हैं, तो यूरिन के प्रेशर की वजह से वो जो माइक्रोब्स हैं, वो जो जम्स हैं, वो या वहाँ से फ्लश आउट हो जाएंगे, वहाँ से वो रिमूव हो जाएंगे। तो इन 2 तरीक़ों से इसका हम इलाज कर सकते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया के अलावा जो फंगस हैं वो भी इसको कॉज कर सकते हैं। फंगस भी इसका एक मेन पॉजिटिव एजेंट हो सकता है। क्योंकि हम अपनी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो बुक के अकॉर्डिंग आपने बैक्टीरिया ही कहना है। तो आगे बेटा हमारे पास नेक्स्ट है किडनी स्टोन्स। हमने किडनी स्टोन से बात करनी है। बेटा किडनी स्टोन्स क्या होती हैं? किडनी स्टोन जो होती हैं हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल मटेरियल्स होते हैं। अगर वो आपस में मिल जाएं, जुड़ जाएं, तो जुड़ के वो स्मॉल पेबल्स बनाते हैं। पेबल्स कहते हैं कंकर पत्थर, या आप कंकर कह सकते हैं सिंपली इसको उर्दू में। ये कंकर है एक्चुअल में। तो जो छोटे छोटे मिनरल्स ब्लड में फिर रहे होते हैं, अगर ये मिनरल्स ब्लड से बाहर निकल के किडनी में आके जो है ये अगर जमा हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, यानी सपोज कर लें कि अगर ये फ़र्ज़ कर लें कंकर पत्थर ऐसे, ये कंकर सारे छोटे छोटे पार्टिकल जो है फिर रहे थे ब्लड में ऐसे फ्रीली, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं फिर रहे हैं सपोज कर लें, तो अगर ये किडनी में आके प्रेसिपिटेट हो जाएं तो इनकी प्रेसिपिटेशन से एक इस तरह का छोटा सा कंकर बन जाएगा। इसको हम नाम देंगे किडनी स्टोन। तो दरअसल इस तरह के मिनरल्स की अकामुलेशन से ये स्टोन्स जो है बनती हैं। इन स्टोन्स की टाइप्स कितनी होती हैं, कैसे बनती हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम स्टोन्स की टाइप्स की बात करें बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास जो मेजर टाइप्स हैं वो है हाइपर ऑक्सिलरियम। अब ये कौन सी कंडीशन है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी में जो ऑक्सलेट आइंस हैं, ऑक्सलेट आइंस का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। ऑक्सलेट आइंस के लेवल के बढ़ने से आगे ऑक्सलेट आइंस के मिलने से स्टोन्स बनेंगे। तो इन स्टोन्स की इस कंडीशन को हम नाम देंगे हाइपर ऑक्सिलरिया, मतलब ऑक्सलेट आइन जो है बढ़ गए हैं और उनकी वजह से स्टोन्स जो है बन रही हैं। ऑलमोस्ट 70% स्टोन जो होती हैं वो इसी की वजह से जो है कॉज होती हैं। 70% स्टोन जो है वो इसी ऑक्सलेट आइंस की वजह से कॉज होती हैं। तो ये जो ऑक्सलेट आइंस हैं ये आपको मिलेंगे वेजिटेबल्स में, ये आपको मिलेंगे टमाटो में, इस तरह की चीज़ों में आपको मिल रहे होते हैं। उसके बाद है हाइपर कैल्सीयूरिया। इस बात का मतलब है हाइपर कहते हैं बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना। कैल्सीयूरिया का मतलब है कैल्शियम लेवल इन ब्लड। अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है इंक्रीज हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपर कैल्सीयूरिया, यानी ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है वो इन्हेंस हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इससे आगे स्टोन्स होंगे, इन स्टोन्स को हम नाम देंगे हाइपर कैल्सीयूरिया। तो सेम वही बात है कि ये कैल्शियम जो है ब्लड में फिर रहे हैं, ब्लड में ये अपना काम कर रहे हैं। तो जैसे ही ये कैल्शियम किडनी इनको फिल्टर कर रहा होगा, किडनी इनकी फिल्ट्रेशन करेगा,
तो जो कैल्शियम है वो ब्लड से निकलेगा बाहर, वो आएगा यूरिन के किडनी के अंदर। कैल्शियम जो है वो किडनी के अंदर आएगा। किडनी की जो स्मॉल डक्ट्स हैं, जैसे माइनर कैलेसिस हैं, मेजर कैलेसिस हैं, रीनल पेल्विस है, जो यूरेटर है, इन डक्ट्स में आके ये कैल्शियम आयन प्रेसिपिटेट होंगे। प्रेसिपिटेशन से आगे स्टोन्स बनेंगे। इसको हम नाम देंगे हाइपर कैल्सीयूरिया। ठीक है, ये कैल्शियम के एक्सेस कंसंट्रेशन से ऐसा हो सकता है। आगे है हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर कहते हैं इंक्रीज होना, और यूरिसीमिया वर्ड शो कर रहा है यूरिक एसिड को, यानी इस कंडीशन में जो यूरिक एसिड है इसका लेवल हाई हो जाएगा। अगर यूरिक एसिड जो है ब्लड में हाई हो रहा है, ज़्यादा बॉडी में मेटाबॉलिकली प्रोड्यूस हो रहा है यूरिक एसिड, तो उस यूरिक एसिड की वजह से ये यूरिक एसिड जो है ब्लड में अकमुलेट होगा। इसकी अकमुलेशन से किडनी में जाके इस यूरिक एसिड की फिल्ट्रेशन होगी, और ये यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल अगर किडनी में आके जो है ये अपनी प्रेसिपिटेशंस को बिल्ड कर रहे हैं, अगर ये इनके पार्टिकल्स आपस में मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं इस प्रोसेस की तरह, तो इनके प्रेसिपिटेट होने से जो है फाइनली स्टोन्स बनेंगी। उनको हम नाम देंगे यूरिक एसिड स्टोन्स। तो जो कैल्शियम स्टोन्स हैं ये ऑलमोस्ट कोई 15% होती हैं, यूरिक एसिड स्टोन जो होते हैं वो 10% होती हैं। कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो स्टोन्स को कॉज कर सकते हैं, उनमें एक है सिस्टीन फॉस्फेट। सिस्टीन फॉस्फेट भी स्टोन्स को बिल्ड कर सकते हैं। ये दो चीज़ें भी स्टोन्स को कॉज कर सकती हैं। इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कैसे कॉज करेंगे। ये भी सेम वही बात है कि अगर ये सिस्टीन या फॉस्फेट वगैरह अगर ये आयंस ब्लड में हमारे हाई हो जाएं, मेटाबॉलिकली बॉडी में एक्सेस आ जाए, तो ब्लड आएगा किडनी के पास, किडनी करेगा इनकी फिल्ट्रेशन, और ये फिल्ट्रेट ये आएंगी किडनी के फिल्ट्रेट के अंदर फिल्टर होके। तो अगर ये आयंस ये फॉस्फेट ये सिस्टीन अगर ये प्रेसिपिटेट हो जाएं, मिल जाएं बाद में, तो इनके प्रेसिपिटेशन से स्टोन बनेगी। उसका नाम देंगे सिस्टीन फॉस्फेट स्टोन। और जो एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टोन का वो है डिहाइड्रेशन। अगर आप कंटिन्यूसली डिहाइड्रेशन फेस करें, डिहाइड्रेशन का मतलब ये है बेटा कि आपको पानी की शदीद कमी है, पानी आपकी बॉडी में कम है, या पानी की सप्लाई आपको पूरी अवेलेबल नहीं है, पानी बहुत शॉर्ट है आपकी बॉडी में, तो उस केस में आपको ये स्टोन्स हो सकती हैं। रीज़न ये है कि जितने भी ये केमिकल हैं, चाहे ऑक्सलेट है, कैल्शियम है, यूरिक एसिड है, सिस्टीन है, फॉस्फेट है, इन तमाम केमिकल्स को किडनी से इनकी फ़िल्ट्रेशन करनी पड़ती है। और फिल्ट्रेशन तभी होगी जब पानी ज़्यादा होगा ब्लड में। तो जब पानी अच्छा होगा ब्लड में तो फिल्ट्रेशन तब पॉसिबल है, मैक्सिमम फिल्ट्रेशन तब होगी। तो इसलिए पानी होगा तो ये सारे केमिकल फ़िल्टर होंगे और बॉडी से एलिमिनेट होंगे। अगर पानी का लेवल कम है तो ये फ़िल्टर तो हो जाएंगे, फ़िल्टर तो हो सकते हैं, बट इनको किडनी से एलिमिनेट करना, किडनी से निकालना, यूरेटर के थ्रू, ब्लैडर के थ्रू इनको बाहर रिमूव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही जो केमिकल हैं ऑक्सलेट, कैल्शियम, यूरिक एसिड या फॉस्फेट, एसिस्टीन है, यही केमिकल जो है फिर जमा होते रहेंगे ब्लैडर में, यूरेटर में, या कहीं ना कहीं किडनी में जमा होकर ये स्टोन्स बना देंगे। उनको हम नाम देंगे किडनी स्टोन्स। अगर खुदा न खास्ता किडनी स्टोन्स बन चुके हैं तो इसका एक यूरिन टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, यूरिन टेस्ट क्या होगा? तो यूरिन की हम बेसिकली पीएच को टेस्ट करेंगे। यूरिन की पीएच जो है दो तरह की हो सकती है। अगर सपोज कर लें यूरिन की पीएच अल्कलाइन है, अल्कलाइन पीएच क्या इंडिकेट कर रही है कि जो यूरिन है, जो किडनी स्टोन्स हैं वो किसकी वजह से हुई होंगी? एसिडिक पीएच है और अल्कलाइन पीएच है। ठीक है, अगर तो सपोज कर लें यूरिन को आप टेस्ट करते हैं और यूरिन की जो पीएच है वो एसिडिक आती है, यूरिन की पीएच जो है आपको एसिडिक मिलती है, तो उस केस में इमेजिन कर लें कि यूरिक एसिड की वजह से जो है स्टोन्स बनी है। यानी एसिडिक यूरिन का मतलब है कि यूरिक एसिड है। ठीक है, अगर यूरिन एसिडिक है तो इसका मतलब है कि जो स्टोन्स बनी है वो यूरिक एसिड की वजह से बनी है। अगर यूरिन की जो नेचर जो है अल्कलाइन है, इसकी पीएच जो है वो ज़्यादा है, तो उस केस में इसका मतलब होगा कि ये कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से जो है स्टोन्स बनी, अगर ये अल्कलाइन नेचर का यूरिन है तो। लेकिन जो ऑक्सलेट आयंस की वजह से स्टोन्स बनती हैं, इन स्टोन्स का यूरिन की जो पीएच है इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है सच, तो इसलिए ऑक्सलेट आयंस को हम इस तरह टेस्ट नहीं कर सकते। हम हाइपर यूरिसीमिया को, हाइपर कैल्सीयूरिया को हम टेस्ट कर सकते हैं यूरिन की पीएच से। बाकी हम ऑक्सलेट आयंस को एज सच यूरिन की पीएच हम टेस्ट नहीं कर सकते। ये ऑक्सलेट आयन जो है हाइपर ऑक्सलरिया, ये पीएच से इंडिपेंडेंट है। अगर ये स्टोन्स बन चुके हैं तो इन स्टोन्स का ट्रीटमेंट, इलाज क्या होगा? इन स्टोन्स को हम रिमूव कैसे करेंगे? इनकी रिमूवल के हमारे पास दो मेन मेथड्स हैं जो कि नॉन सर्जिकल मेथड्स हैं।
इनमें एग्जांपल है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ये हमारे पास एक मेथड है। दूसरा हमारे पास है परक्यूटनस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। इनको हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे होगा। सबसे पहले तो आपने टेस्ट करना है किडनी स्टोन्स को रिमूव करने के लिए। सबसे पहले आपने टेस्टिंग करनी है। जिस तरह हम हार्ट की एंजियोग्राफी करते हैं, ये हम चेक करते हैं कि हार्ट में जो ब्लॉकेज है ब्लड वेसल की वो कहाँ पे है। तो वैसे ही हम चेक करेंगे कि जो किडनी स्टोन पड़ी है वो किडनी में किस जगह लोकेट करी है, उसका लोकेशन क्या है। लोकेशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई ना कोई डाई यूज़ करेंगे बाय यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के थ्रू हम जो है डाई पास करेंगे, केमिकल होगा। उस केमिकल को हम ब्लैडर में लेके आएंगे, एक नाली के थ्रू ब्लैडर से यूरेटर में लेके आएंगे और उसको हम किडनी में डालेंगे। अब जहाँ जहाँ किडनी स्टोन्स पड़ी होंगी वहाँ वो डाई इंडिकेट कर देगा और अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आप उसको मॉनिटर कर रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, आपको आइडिया हो रहा होगा कि जो स्टोन्स हैं वो कहाँ पड़ी हैं। जब लोकेशन को आप चेक कर लेंगे तो आपने फिर एग्जैक्ट जो है किडनी में अगर फ़र्ज़ कर लें यहाँ स्टोन पड़ी है तो आपने फिर एग्जैक्ट उस जगह एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स की बम्बार्डमेंट करवानी है। तो यूजुअली हमारी जो किडनी है हमारी बॉडी की इस तरह बैक साइड पे होते हैं, यहाँ पे इनकी लोकेशन बैक साइड पे है। तो हम बॉडी की बैक साइड पे ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है लिथोट्रिप्सर। इस लिथोट्रिप्सर को हम क्या करेंगे, इस लिथोट्रिप्सर की मदद से हम बॉडी की बैक साइड पे किडनी के उस पॉइंट पे एग्जैक्ट जहाँ पे स्टोन्स पड़ी हैं वहाँ पे हम ये शॉक वेव्स गिराएंगे। शॉक वेव से क्या होगा, शॉक वेव से जो स्टोन है ये स्टोन जो होगी वो सैंड लाइक पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे। इससे इन छोटे पार्टिकल्स को किडनी से रिमूव करना आसान हो जाएगा। ये इजीली जो है किडनी से रिमूव हो जाएंगे। इनकी रिमूवल होगी यहाँ से, रिमूवल के थ्रू फाइनली ये मूव करेंगे आगे सपोज कर लें यहाँ ब्लैडर पड़ा है, ठीक है, यहाँ को ब्लैडर पड़ा है, ये फाइनली ब्लैडर के अंदर जो है सारे केमिकल पहुँच जाएंगे। तो इस तरह हम ब्लैडर में आ जाएंगे, ब्लैडर से बॉडी से बाहर पहुँच जाएंगे। इस तरह हम किडनी स्टोन्स को रिमूव कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स लिथोट्रिप्सी, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल का मतलब है कि इनका जो एनर्जी लेवल होगा इन शॉक वेव्स का बहुत हाई होगा, इनमें ये एबिलिटी होगी कि ये एक स्टोन को ब्रेक कर सकती हैं। उसके बाद हमारे पास परक्यूटनस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। अब इस बात का मीनिंग क्या है, इसमें सपोज कर लें कि किडनी में यहाँ पे स्टोन पड़ी थी और ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया बाय अप्लाइंग डाई, बाय अप्लाइंग अल्ट्रासाउंड, आपने चेक कर लिया, टेस्ट कर लिया। तो उसमें आपने क्या करना है, एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए बॉडी में ट्यूब को इंसर्ट करना है, इस तरह की ट्यूब को इंसर्ट करना है। और इस ट्यूब के साथ आपने एक नेफ्रोस्कोप है ये लगानी है। ये हमारे पास नेफ्रोस्कोप है, इस नेफ्रोस्कोप को आप लगाएंगे, इस नेफ्रोस्कोप को आप जोड़ देंगे यहाँ पे। ये नेफ्रोस्कोप एक्चुअल में एक कैमरा है। आपने इसकी जो ट्यूब होगी इस नेफ्रोस्कोप की, वो ट्यूब आपने ऐसे इंसर्ट कर देनी है, यहाँ से ऐसे इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे। तो वो जो कैमरा है वो यहाँ पे पहुँचेगा स्टोन के पास। जब कैमरा पहुँच जाएगा फिर आपने क्या करना है, हाई वेव्स अल्ट्रासाउंड वेव्स को आपने गुजारना है। आपने हाई वेव्स अल्ट्रासाउंड वेव्स आपने इसमें इस ट्यूब के थ्रू जो है पास करनी है। सपोज कर लें, इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ। आपने हाई वेव्स अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है यहाँ से गुजारनी है और आपने इस स्टोन के ऊपर जो है बम्बार्ड करवानी है। तो कैमरे की मदद से आप इसको मॉनिटर भी कर रहे होंगे। जब आप हाई वेव्स अल्ट्रासाउंड वेव यहाँ गिराएंगे तो ये किडनी स्टोन जो है ब्रेक हो जाएगी, इसके अगेन जो है वो इस तरह सैंड लाइक पार्टिकल्स बन जाएंगे और इसको फिर रिमूव करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये हमारे पास है परक्यूटनस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, जिसमें हम नेफ्रोस्कोप यानी कैमरे को यूज़ करके जो है ट्यूब को इंसर्ट करके बॉडी में, ये जो पेल्विक रीजन होगा ना हमारी बॉडी का बैक साइड का एरिया, इस पेल्विक रीजन में एक हम पोर करेंगे। उस पोर के थ्रू हमने बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी में ये ट्यूब इंसर्ट करनी है, फिर हम किडनी में इसको इंसर्ट करेंगे। लोकेशन जो हम पहले गैस को कर चुके होंगे। और इसके अलावा वेव्स को गिराते वक्त हमने नेफ्रोस्कोप कैमरे का इस्तेमाल लाजमी करना है ताकि वेव्स एग्जैक्ट अपने पॉइंट पर जो है आके बम्बार्ड हो। किडनी फेलियर का मतलब क्या होता है, जो किडनी का बेसिक प्राइमरी फंक्शन था बेटा वो क्या था। आपको पता है कि किडनी हमारी बॉडी में से वेस्ट को एक्सक्रीट कर रहा होता है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट पूरी बॉडी के सेल्स बनाते हैं उसको बना के ब्लड में डालते हैं। वो वेस्ट सारे का सारा आता है हमारे किडनी के अंदर। किडनी उस वेस्ट को फिल्टर कर रहा होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम है किडनी का वो ये है कि किडनी जो है हमारी बॉडी में ब्लड से पानी को और सॉल्ट्स को, सोल्यूट्स को मेंटेन कर रहा होता है।
तो अगर किडनी जो है इस काम को करने में, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें किडनी जो है अपनी एबिलिटी को लूज़ कर देता है वेस्ट को निकालने में और बॉडी में सॉल्ट्स और वाटर को मेंटेन करने में, अगर ये किडनी की जो एक एबिलिटी है अगर वो ख़त्म हो जाती है तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे किडनी फेलियर। मतलब किडनी फेल हो गए हैं, गुर्दे नकारा हो गए हैं। तो इसकी फिर दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक है क्रॉनिक फेलियर और एक है एक्यूट किडनी फेलियर। तो दोनों की जो एक डिफरेंसेस हैं कंपैरिजन की फॉर्म में ये हम स्टडी करते हैं। अगर हम दोनों का डेवलपमेंट टाइम देखें कि दोनों जो है बनते कैसे हैं, कब बनते हैं, ये दोनों डिसऑर्डर्स जो है अपेयर कब होते हैं। तो जो हमारे पास क्रॉनिक फेलियर हैं ये काफ़ी इनको टाइम लगेगा बनने में, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये कंज्यूम करते हैं डेवलप होने में। लेकिन जब एक बार ये डेवलप हो जाते हैं तो फिर इनका इलाज करना बड़ा मुश्किल होता है, इनको दोबारा ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बीमारियां बहुत सारी ऐसी हैं जो एकदम से नहीं आती हैं, बल्कि काफ़ी लंबे अरसे से हमारी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होती हैं हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे खाने पीने की वजह से, तो लंबे अरसे के लिए बीमारियाँ जो है वो हमारी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारी बॉडी में इन होती हैं। जब वो एक बार आ जाती हैं तो फिर उनका इलाज करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं वो भी सेम ऐसे हैं, उनको भी आने में लंबा अरसा लगेगा, कई साल लगेंगे, लेकिन जब एक बार हो जाती हैं तो इलाज करना उनका मुश्किल होता है। तो दूसरा जो एक्यूट किडनी फेलियर है ये एकदम से आएगा किसी इन्फेक्शन की वजह से। अगर हम इनके स्टेटस की बात करें तो क्रॉनिक फेलियर जो है इरिवर्सिबल होता है, इसका इलाज करना मुश्किल है। जो एक्यूट किडनी फेलियर है इसका इलाज करना पॉसिबल है, इसको हम जल्दी ठीक कर सकते हैं। अगर हम कॉजेज़ की बात करें, दोनों की जो कॉजेज़ हैं वो डिफरेंट हैं। अगर हम एक्यूट की बात करें तो इसके किडनी के इन्फेक्शन से ही हो सकता है। अगर किडनी स्टोन्स बन जाएँ, स्टोन से ही हो सकता है, किडनी के फंक्शन में प्रॉब्लम अबनॉर्मलिटी आ सकती है। अगर ब्लैडर में कोई कैंसर बन जाए, ट्यूमर बन जाए तो उससे भी हो सकता है, उससे भी यूरिन आगे बॉडी के बाहर पास नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड इन साइज़ में बढ़ जाए तो आपने सुना होगा कि जहाँ पे हमारा जो ब्लैडर है, ब्लैडर यूरिथ्रा में ओपन होता है, उस पॉइंट पे हमारा एक ग्लैंड पड़ा होता है, उस ग्लैंड को हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर प्रोस्टेट साइज़ में बढ़ जाए तो उससे भी हो सकता है। अगर आप काफ़ी लंबे अरसे से जो है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लेते रहें, एनसेड्स आप लेते रहें तो उससे भी हो सकता है। अगर आपका रीनल आर्टरी में कोई क्लॉट बन जाए, ब्लड का फ्लो सही ना हो तो उससे भी जो है ये इन्फेक्शन, ये प्रॉब्लम जो है एक्यूट फेलियर हो सकता है। क्रॉनिक की बात करें तो लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपकी बॉडी में लॉन्ग टाइम के लिए ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उससे होगा। अगर लॉन्ग टाइम के लिए डायबिटीज़ होता है तो उससे होगा। अगर इन्फेक्शन हुआ है या इन्फ्लेमेशन हुआ है ग्लोमेरुलस का तो उससे होगा, क्योंकि हम जानते हैं ग्लोमेरुलस किडनी का मेन स्ट्रक्चर है, मेन पार्ट है। अगर ये डैमेज हो गया तो किडनी अपना काम नहीं कर पाएगा। तो अगर सपोज कर लें बच्चों, अगर किडनी फेल हो गया, किडनी अब काम नहीं कर रहा, तो इसका फिर इलाज, ट्रीटमेंट हमारे पास क्या होगा। अगर हम किडनी के फेलियर की ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास दो पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं जो हम पढ़ेंगे, जो हमारे पास मेन सॉल्यूशंस हैं। पहली हमारे पास है डायलिसिस। हम डायलिसिस करके जो है एक मसनूई तरीके से खून को साफ़ करेंगे। इट इज़ एन आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड। खून को हम मसनूई तरीके से जो है साफ़ करे होंगे। जो काम किडनी का था ब्लड में से वेस्ट निकालना, वो काम मसनूई तरीके से आर्टिफिशियल वे से हम जो मशीन को यूज़ करके हम ये काम कर रहे होंगे। इसकी फिर दो टाइप्स हैं, हीमोडायलिसिस और इसके अलावा पेरिटोनियल डायलिसिस, ये हम आगे पढ़ते हैं। इसके अलावा एक और इलाज भी है हमारे पास यहाँ पे। नंबर 1 तो हमारे पास यहाँ पे था डायलिसिस जो हमने डिस्कस किया। नंबर 2 भी हमारे पास यहाँ पे जो इलाज है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। क्योंकि डायलिसिस जो है वो रिपीट करना पड़ता है बार बार, तो इसीलिए रेपिटेशन जो है वो तकलीफ़दा होती है पेशेंट के लिए भी और इसके अलावा जो पेशेंट के लवाहिकीन हैं उनके लिए भी। तो इसलिए वो इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। परमानेंट सोल्यूशन है किडनी ट्रांसप्लांट। जो किडनी फेल हो गया, नकारा हो गया, ख़राब हो गया, उस किडनी को आप चेंज करवा दें, ये इसका सबसे बेहतरीन जो है सोल्यूशन होगा, किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है। उसके बाद अगर हम डायलिसिस की बात करें, डायलिसिस जो है मसनूई तरीके से खून की सफाई है। ठीक है। इसके फिर दो टाइप्स हमारे पास हैं। एक है हीमोडायलिसिस जिसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, इसको आप फोकस से जो है सुनिएगा। हीमोडायलिसिस कैसे होता है? हीमोडायलिसिस जो है एक्चुअल में एक मशीन के अंदर होता है। इस मशीन का नाम है डायलाइज़र। डायलाइज़र जो है ये एक मशीन है, इसके ज़रिए जो है हम हीमोडायलिसिस को परफॉर्म करते हैं। इसको आप आर्टिफिशियल किडनी भी कह सकते हैं, एक मसनूई किडनी भी है जो कि किडनी वाला काम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें हम करते क्या हैं? इसमें एक्चुअल में हमारी बॉडीज़ में ये एक ह्यूमन बॉडी है जिसका किडनी फेल हो चुका है, उसकी हम बाजू से एक ब्लड वेसल देख के प्रोमिनेंट, वहाँ से हम ब्लड को निकालेंगे और ब्लड को हम उसकी बॉडी में एक नाली के थ्रू जो है निकाल के हम उसको लेके जाएंगे डायलाइज़र मशीन के अंदर।
तो ब्लड जो है इसके अंदर जो है ऐसे फ्लो करेगा, ब्लड डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। और इसी मशीन में हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो है कोई डायलिसिस फ्लूइड यहाँ पड़ा है जिसको हम बोलेंगे डायलिसाइट हमने ऐड करना है। डायलिसाइट की हम यहाँ पे एडिशन करेंगे। डायलिसाइट जो है इस तरह ऊपर फ्लो कर रहा होगा इस तरह, और जो ऊपर से हमने ब्लड यहाँ पे इन किया था, जो ब्लड है वो यहाँ पे डाउनवर्ड आ रहा होगा, ठीक है। ब्लड इस तरह डाउनवर्ड आ रहा होगा और जो डायलिसाइट है वो अपवर्ड जा रहा होगा। तो जो ब्लड ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है, जो ब्लड ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा था, उस गुजरते हुए ब्लड से जो वेस्ट है वो वेस्ट सारे का सारा जो है बाहर रीअब्जॉर्ब होगा। जो ये डायलिसिस मशीन में ये जो ट्यूब्यूल्स पड़ी हैं जिनमें ब्लड फ्लो कर रहा है, इनकी वॉल जो है सेलुलोज मेम्ब्रेन की बनी होती है, ये पोरस होती है, ठीक है। इस पोरस नेचर की वजह से जो सारा वेस्ट है, वेस्ट जो है बाहर एलिमिनेट होगा, वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट होगा, यहाँ पे वेस्ट रिमूव होगा। तो वेस्ट की रिमूवल होगी यहाँ पे, ठीक है। वेस्ट के रिमूवल से फाइनली जो क्लीन ब्लड हो जाएगा, जिसमें से वेस्ट सारा रिमूव हो गया, वो क्लीन ब्लड जो है इस पाथवे के थ्रू, ये जो पाथवे आप देख रहे हैं, इस पाथवे के थ्रू जो है क्लीन ब्लड इस तरह आएगा इस नाली के अंदर, और फाइनली जो है क्लीन ब्लड को हम वापस जो है ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे और फाइनली इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये इसका हमारा मेन पैटर्न होगा क्लीन ब्लड को वापस भेजने का। जो डायलिसिस फ्लूइड यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा उसको फाइनली हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे और उसको हम एक अलग वेसल में जो है इकट्ठा कर लेंगे। तो आप कह सकते हैं यूज डायलिसिस फ्लूइड हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो इस तरह ये जो प्रोसेस है इसको कुछ घंटे लगेंगे, और इसको जो है प्रॉपर जो प्रोफेशनल लोग हैं जो इस मशीन को चलाना जानते हैं, जो इस प्रोसेस को एफिशिएंटली वे में करना जानते हैं, वो लोग इसको कर रहे होंगे। तो हमारे आम आदमी के बस की ये बात नहीं है, वो इसको प्रॉपरली कंट्रोल्ड वे में जो है लेके चल रहे होंगे। तो ये हमारे पास है हीमोडायलिसिस, जिसमें हम आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस यूज़ करके हम ब्लड को जो है क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को कम से कम वीक में एक बार लाजमी रिपीट करना पड़ेगा आपको। दूसरा हमारे पास प्रोसेस यहाँ पे है पेरिटोनियल डायलिसिस। सेकंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो कैसे है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम बात करें पेरिटोनियल डायलिसिस की, तो इसमें एक्चुअल में जो नाम हमने लिया है पेरिटोनियल डायलिसिस, ये नाम हमने लिया है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन की वजह से। हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें एक कैविटी है, उसका नाम है पेरिटोनियल कैविटी। उस कैविटी की मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को बेटा हम बोलते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड एज पेरिटोनियल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको हम, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। तो इस मेम्ब्रेन को हमने क्या करना है, हमने इस मेम्ब्रेन के अंदर जो है एक डायलिसाइट जो होगा, यानी जो फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड होगा, जिसको हम नाम देंगे डायलिसाइट फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड, हमने वो एक नाली के थ्रू, जिसका नाम होगा कैथेटर, दिस इज कॉल्ड एज कैथेटर। हमने इस कैथेटर के थ्रू क्या करना है, हमने फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड को हमने यहाँ से इंजेक्ट कर देना है इस ह्यूमन बॉडी की पेल्विक कैविटी में, जिसका नाम था पेरिटोनियल कैविटी। इस कैविटी में हम यहाँ पे डायलिसिस फ्लूइड को इंजेक्ट कर देंगे। जब हम डायलिसिस फ्लूइड को यहाँ पे डाल देंगे तो क्या होगा, डायलिसिस फ्लूइड को यहाँ पे इंजेक्ट करने पे ये सारा फ्लूइड जो है यहाँ पे आ जाएगा, इस मीडियम में इकट्ठा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं डायग्राम में कि इस कैविटी की वॉल में एक रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है। ये रेड लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, इस रेड लाइन का मतलब है कि ये कोई ब्लड वेसल है। दिस इज़ पेरिटोनियल ब्लड वेसल। ये हमारे पास बेसिकली पेरिटोनियल ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल में जो ब्लड फ्लो कर रहा है, ये ब्लड जो है यहाँ से इस तरह रिमूव होगा, एग्जिट होगा, और इस ब्लड में से जो सारा वेस्ट है वो यहाँ से एग्जिट होगा, और ये वेस्ट सारा जो है इस फ्लूइड में आ जाएगा, वेस्ट सारा इस फ्लूइड में इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्लड हमने डायलिसिस फ्लूइड यहाँ पे डाला है, ये ब्लड डायलिसिस फ्लूइड यहाँ पे कोई 1.5 to 2 लीटर जो है हो सकता है। इसकी जो क्वांटिटी है 1.5 to 2 लीटर जितना ये ब्लड हो सकता है इसकी क्वांटिटी। और इसका जो स्टे यहाँ पे है कम से कम 3 से 4 घंटे या 6 घंटे इसका स्टे यहाँ पे होगा, ठीक है। ये इसका स्टे होगा। स्टे होने के बाद क्या होगा, ब्लड जो होंगे फ्लो कर रहा है पेरिटोनियल ब्लड वेसल के अंदर, उस हर गुजरते हुए ब्लड से, आते हुए ब्लड से जो वेस्ट है वो इस फ्लूइड में एंटर होगा। फाइनली वो सारा वेस्ट जो है इस फ्लूइड में आ जाएगा। जब वो वेस्ट इस फ्लूइड में आएगा तो क्या होगा, ये जो सारा फ्लूइड है इसमें वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा, और इस सारे फ्लूइड को हम फाइनली एक अलग वेसल में बाय कैथेटर हम इसको बॉडी से बाहर निकाल लेंगे इस तरह, और इस अलग वेसल में इसको हम इकट्ठा कर लेंगे।
तो इस तरह डायलिसिस फ्लूइड बाहर निकाल लेंगे और इसकी जो बॉडी का ब्लड है वो क्लीन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हमें कई बार दिन में रिपीट करना पड़ सकता है। ये कम से कम डेली तो लाजमी करना पड़ेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके जो किडनी है, किडनी का जो ग्लोमेरुलस है वो किस हद तक डैमेज हुआ है, वो कितना उसकी सेवेरिटी है डैमेजिंग के अंदर। अगर तो 70-80% 90% जो है वो ग्लोमेरुलस डैमेज हो गए हैं, तो उस केस में ये प्रोसेस हमें डेली कई बार रिपीट करना पड़ सकता है। अगर ग्लोमेरुलस की डैमेजिंग इफेक्ट ज़रा कम है तो उस केस में जो इसकी रेपिटेशन है वो कम होगी। रेपिटेशन डिपेंड करती है नंबर ऑफ डैमेजिंग ग्लोमेरुलस के ऊपर कि किस हद तक वो जो है डैमेज है। उसके बाद कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो डायलिसिस के साथ रिलेट करती हैं, या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आप कह लें जो डायलिसिस के साथ रिलेट करते हैं, जो लॉन्ग लास्टिंग उस पेशेंट की हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेंगे। उनको शॉर्टली हम डिस्कस करते हैं, ये एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले तो इन्फेक्शन के चांसेस जहाँ बढ़ जाएंगे। रीज़न ये है कि हम वो जो पर पेशेंट है उसके ब्लड को हम क्लीन कर रहे हैं, हमारा इंटरेक्शन ब्लड के साथ होना है, हम उस ब्लड को मशीन में डाल रहे हैं, तो क्या पता ये मशीन इतनी क्लीन अच्छी है कि नहीं है, क्या पता कोई इसमें माइक्रोब जर्म्स का कंटामिनेशन हो, कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ब्लड के साथ इंटरेक्शन की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। उसके बाद है हाइपोटेंशन। हम ब्लड में से मैक्सिमम सॉल्ट्स को, सोल्यूट्स को निकाल रहे हैं। जब सॉल्ट सोल्यूट्स निकलेंगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो ब्लड के अंदर पानी का वॉल्यूम है, सोल्यूट्स का लेवल है वो कम हो जाएगा और जो ब्लड प्रेशर है वो लो रहेगा। लो ब्लड प्रेशर जो है मेनली कॉम्प्लिकेशन होती है, मेनली कंप्लेन होती है डायलिसिस पेशेंट्स की। क्योंकि हम ब्लड को क्लीन कर रहे हैं तो उसमें से बहुत सारे मिनरल्स जो है वो लॉस कर रहे हैं, मिनरल्स हम निकाल रहे हैं। तो मिनरल्स की कमी की वजह से जो पेशेंट है उसको मसल क्रैम्प्स भी हो सकते हैं, पेशेंट को एनीमिया भी हो सकता है, पेशेंट्स को खून की कमी भी हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है फटीग होगी, वीकनेस होगी, ये उसकी कंप्लेंट्स होंगी। और नॉर्मली जो पेशेंट को चूँकि डेली बेस पे या बार बार वीकली उसका डायलिसिस हम कर रहे हैं, तो पेशेंट भी और जो पेशेंट के लवाहिकीन हैं, जो उसके घर वाले हैं, वो भी एंक्शियस होंगे, परेशान होंगे, डिप्रेशन में होंगे। तो पेशेंट ओवरऑल परमानेंट डिप्रेशन में जा सकता है और डिप्रेशन की वजह से ओवरऑल जो उसकी हेल्थ है वो इफेक्ट हो सकती है। ये हमारे पास कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो रिलेट कर रहे हैं डायलिसिस से। तो अगर हम बात करें किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से, तो इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर। यानी सर्जिकल प्रोसीजर का मतलब है कि इसमें ऑपरेट तो लाजमी मैंडेटरी होगा, हम ऑपरेट करेंगे। इसमें हम करते क्या हैं, नॉन फंक्शनल किडनी जो होता है बॉडी के अंदर, हम नॉन फंक्शनल किडनी को रिप्लेस कर देते हैं विद अ हेल्दी किडनी फ्रॉम अ डोनर। किसी स्पेसिफिक डोनर्स की बॉडी से हम किडनी निकाल के उसको हम उस बंदे की बॉडी में किडनी लगाएंगे जिस बंदे का किडनी ख़राब हो गया। जिस बंदे की बॉडी में किडनी आखिरी स्टेज तक पहुंच गई है, वो अब सर्वाइव नहीं कर सकता, तो हम उस केस में उसकी जान बचाने के लिए उसमें हम किडनी रिप्लेस करेंगे और ये किडनी हम किसी न किसी डोनर से लेंगे लाजमी। तो ट्रीटमेंट ऑफर्ड एट एंड स्टेज ऑफ किडनी फेलियर। जब किडनी फेलियर अपनी आखिरी स्टेज में होता है, जब किडनी के अंदर जो है तमाम ग्लोमेरुलस सारे ख़त्म हो चुके हैं, नकारा हो चुके हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे, खून की फिल्ट्रेशन नहीं कर रहे, तो उस स्टेज पे हम जाके ये जो है ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। तो हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो प्रोसेस करेंगे उसमें हम किडनी को केयरफुली इवैल्यूएट करेंगे, केयरफुली देखेंगे कि क्या किडनी की ट्रांसप्लांटेशन ज़रूरी है या नहीं है, या कैसे हमने करनी है। ये सारी बातें हम केयरफुली स्टडी कर रहे हैं। किडनी को ट्रांसप्लांट करने से पहले जो डोनर है और रेसिपिएंट है उनका ब्लड ग्रुप, उनके किडनी की मैचिंग, उनकी इम्यून सिस्टम की मैचिंग, क्रॉस मैचिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जब तक मैच नहीं होगी तो किडनी हम ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। तो अब बच्चों हम बात करते हैं कि वो डोनर्स कौन कौन से हैं जिनसे हम किडनी निकाल सकते हैं, कौन कौन से वो ऐसे डोनर्स हैं जहाँ से हम किडनी ले सकते हैं। अगर हम डोनर्स की बात करें, डोनर्स जो है 3 तरह के हो सकते हैं। रिलेटेड डोनर हो सकते हैं, अनरिलेटेड हो सकते हैं, और इसके अलावा जो डोनर्स हैं वो डिसीज़ भी हो सकते हैं। अब इस बात का मीनिंग समझिएगा आप। रिलेटेड डोनर्स क्या होंगे? रिलेटेड डोनर्स वो होंगे जो उस पेशेंट के या उस रेसिपिएंट के करीबी रिलेटिव होंगे, जो यानी उसके ख़ानदान से होंगे बेसिकली, जिनका जेनेटिक मेकअप उस पेशेंट से, उस रेसिपिएंट से मैच होता है। जैसे उसके घर में उसके बच्चे भी हो सकते हैं, उसके बहन भाई हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, तो उसके घर में कोई ना कोई होगा जो उससे जेनेटिकली मैच करता होगा। ये डोनर्स अनरिलेट भी हो सकते हैं, जो उससे रिलेट नहीं करते होंगे। ये मोस्टली लेस कॉमन टाइप की डोनेशन है। तो ये डोनर्स जो है वो कौन से होंगे? These donors कैन नॉट बी जेनेटिकली रिलेटेड टू द रेसिपिएंट। ये डोनर्स उसकी स्पाउस हो सकती है, उसका लाइफ पार्टनर, उसका कोवर्कर कोई हो सकता है, उसका कोई दोस्त हो सकता है। ये जेनेटिकली उससे मैच नहीं करेगा, उससे ये लेस कॉमन पैटर्न है। इसके अलावा डिसीज़ डोनर हो सकता है। बहुत सारे लोग जो है मरने से पहले अपनी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं
वो लोगों के नाम अतिया कर जाते हैं, वो ये वसीयत कर जाते हैं कि हम हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो लोगों को अतिया कर दिया जाए, ताकि मरने के बाद भी हमें जो एक सवाब है, सदका जारी है, वो हमारा बनता रहे और वो जो लोग हैं वो हमारे उन ऑर्गन से फ़ायदा उठाएं। तो वो जो लोग मर जाते हैं उनकी बॉडी से जो ऑर्गन निकाल लेंगे हम, किडनी निकालेंगे हम, उसको हम एज अ यूज़ करेंगे डोनर। ठीक है, इम्यून सिस्टम कैपेबिलिटी हम चेक करने के बाद इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन या किडनी ट्रांसप्लांट के साथ एसोसिएट होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। जो सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम है वो है किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ये सबसे मोस्ट कॉमन है, सबसे बड़ा एक इशू है। रीज़न ये है कि जब हम किसी एक दूसरे बंदे की बॉडी का किडनी लगा के किसी रेसिपिएंट की बॉडी में लगाते हैं तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो उस ऑर्गन को एज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट लेता है। वो समझता है कि ये जो ऑर्गन है, ये कोई बॉडी के बाहर का कोई चीज़ आ गई है, ये हमारी अपनी बॉडी का पार्ट नहीं है, और इम्यून सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है। इम्यून सिस्टम जो है उसको डैमेज करना, उसको किल करना स्टार्ट कर देता है। ये सबसे बड़ा मसला होता है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम जो है बहुत सारी मेडिसिन देंगे जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन होंगी, जो इम्यून सिस्टम को दबाएंगे। अगर हम इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन दे दें तो फिर उस केस में जो इसका साइड इफ़ेक्ट है, इससे जो रेलेवेंट प्रॉब्लम्स हैं वो ये आ सकते हैं कि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ होंगे, डिक्रीज़ नहीं होंगे। इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि इम्यून सिस्टम तो शट डाउन कर गया, इम्यून सिस्टम तो कम हो गया, इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस वहाँ पे बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो हम मेडिसिन देंगे इम्यूनोसप्रेसेंट, उन मेडिसिन के देने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, वेट गेन हो सकता है, और कैंसर के चांसेस, इन्फेक्शन के चांसेस और बॉडी के अंदर जो और बहुत सारे मसाइल हैं वो बढ़ सकते हैं। इसलिए जो है कोशिश करें कि जो जेनेटिकली रेलिवेंट किडनी हो, जिसके ब्लड ग्रुप है, क्रॉस मैच है, इम्यून सिस्टम की प्रोटीन्स की मैचिंग है, अगर मैक्सिमम जिस बंदे के साथ मैच हो जाए, इसलिए कोशिश करें वो वाला जो किडनी है वो आप डोनेट करें, बाकी किडनी डोनेट ना करें। तो कुछ ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हैं, आप इसको याद कर लें ऑब्जेक्टिव के लिए। पाकिस्तान में जो फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर जो है इस्टेब्लिश हुआ था वो कराची में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी सेंटर जो है ये बना था 1985 में। ये एग्ज़ाम में MCQ आ सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट एक MCQ है 2017 में जो है लाहौर में जो है एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश हुआ था, इसका नाम था पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर के नाम से ये बना था लाहौर में। ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल है क्योंकि पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई अमराज थी, प्रॉब्लम थे रिलेटेड टू किडनी, रिलेटेड टू लिवर्स, इसलिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो है इसके लिए बना दिया और बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वहाँ पर इलाज करवा रहे हैं। तो ये था हमारा किडनी ट्रांसप्लांट। होप्स हो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो इसी तरह जो सेकेंडरी बायोलॉजी का हमारा चैप्टर नंबर 14 है वो आज ख़त्म हुआ। तो इसी तरह के ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स की सीरीज़ को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाजमी फॉलो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो आपको मिलते रहें।